हेलो नमस्कार मेरे सभी प्यारे साथियों, आरपीएससी व्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब की बार हम लेकर आ रहे हैं एक नए टॉपिक के साथ, इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का, जो सेकंड ग्रेड के लिए आने वाली जो परीक्षा है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। तो जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को जो देख रहा है, जो भी नया बच्चा है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को स्प्रेड कीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो हमारे जो सेकंड ग्रेड का जो इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है उसका एक टॉपिक है जिसका नाम है, बहुत महत्वपूर्ण है, नाम है बजट में घाटे की अवधारणाएं। जो बजट जो होता है, सरकार के द्वारा जो बजट पेश किया जाता है उसमें एक डिफिसिट होता है, घाटा दिखाया जाता है, ठीक है ना। कहते हैं ना कि वो सरकार कहती है कि भाई इस सरकार को इतना, इस चीज में इतना घाटा लग गया है, इस चीज में इतना घाटा लग गया है ना। तो वो डिफिसिट होता क्या है उस चीज के बारे में समझेंगे। लेकिन उससे पहले मेन जो इसमें जो टॉपिक है, जो टॉपिक दिया हुआ है हमारा जो सिलेबस में, इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, वो तो ये है कि भाई बजट में जो घाटे की जो अवधारणा है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ द जो डिफिसिट्स है ना, उनके बारे में दिया गया है। लेकिन जब तक हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तब तक, जब तक हम थोड़ा बहुत बजट के बारे में नहीं जान लेंगे कि भाई ये जो बजट जो होता है आखिर में ये होता क्या है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो भी, एक बार फिर से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि जो भी नया बच्चा है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो पुराने जो हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अपने डाउट्स भेजते रहिएगा। जो भी विद्यार्थी, जो भी बच्चा इसको देख रहा है, अपने डाउट्स भेजिएगा, और डाउट्स के ऊपर हम एक डाउट सेशन रख लेंगे। तो एक नई सीरीज मेरे को मिल जाएगी यहाँ पर इस आपके समक्ष रखने के लिए, डाउट सेशन के नाम से। तो आप जितने भी बच्चे हैं, अपने जो टॉपिक्स में से कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, या कोई शब्दावली समझ में नहीं आ रही है ना, तो ऐसे चीज़ें आप हमें कीजिएगा, सेंड कीजिएगा, और फिर हम आपके सामने ये चीज़ें लेकर आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, बजट में जो घाटे की जो अवधारणाएं होती हैं, वो चीज़ देखना हमें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम बजट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले एक शब्द आप सुनने को यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पर जो चीज़ आपको, वो चीज़ होगी राजकोषीय नीति। क्या होगी? राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति, ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है? फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है इंग्लिश में। कभी जो आपने सुना होगा कि जो फिस्कल है, भारत सरकार का जो फिस्कल है, इतना हो गया, ये हो गया। तो यानी कि जो फिस्कल जो है, राजकोष के ऊपर जो नीति बनाई जाती है, जो नीति बनाई जाती है वो क्या होती है? राजकोषीय नीति। यानी कि जो सरकार जो है, सरकार देश चलाने के लिए जो नीतियां बनाती है, पॉलिसी क्रिएट करती है और उनको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, तो वो होती है। लेकिन इसमें अगर हम सही तरीके से देखें तो राजकोषीय नीति में शामिल क्या करते हैं, ठीक है ना, राजकोषीय नीति में शामिल क्या करते हैं वो चीज देखना है हमें इसमें। तो एक आपको यहां पर देखने को मिलेगा सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय। तो सार्वजनिक व्यय क्या होता है? सार्वजनिक व्यय का मतलब क्या होता है? कि जो सरकार सरकार जो अपना खर्च करती है, जो भी योजनाएं जो लागू करती है, ठीक है ना, यानी कि सरकार का जो खर्चा जो होता है ना, हर चीज में, किसी को ब्याज देना है ना, किसी को कुछ देना है, किसी को योजनाओं में देना है, कोई किसा लाभ देना है, यानी कि जो भी खर्च हो रहा है, आपके जो खाते में जो पैसे आ रहे हैं, या वृद्धावस्था जो आ रही है, पेंशन जो आ रही है, जो भी सरकार के द्वारा दी जाती है, वो क्या कहलाती है? सार्वजनिक व्यय। यानी कि सरकार अपने जेब से जो पैसे खर्च करती है उसको कहते हैं सार्वजनिक व्यय, ठीक है। एक तो ये शामिल होता है राजकोषीय नीति में। जो राजकोषीय नीति बनती है, एक तो सार्वजनिक व्यय के ऊपर करना होता है, अब कितना पैसा खर्च करना है और कहाँ पर करना है ना, तो ये सभी चीजें इसमें वो की जाती हैं। दूसरा होता है सार्वजनिक ऋण। सार्वजनिक ऋण, ठीक है ना, जो बोरिंग होता है, जो जो सरकार ऋण लेती है, सरकार ऋण देती है, किसको देना है, कहाँ से ऋण लेना है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर लेना है या नहीं लेना है, या किसी को सहायता मदद करनी है या नहीं करनी है, तो वो ऋण के उधार पे दे रही है कि अनुदान के उधार पे दे रही है, ये सभी चीजें।
एक तो ये नहीं होता कि गांव में भाई कोई जो पैसा लेता है किसी से तो कहता है कि यार साथी है मैं ब्याज नहीं लूंगा, तो वो एक अनुदान है। अगर कहेगा ब्याज लूंगा तो वो सार्वजनिक ऋण कहलाएगा, उसकी तरफ से ऋण कहलाएगा। तो ठीक है, तो ऐसे ही सरकार करती है भाई। सरकार भी क्या करती है, अपना लेन देन करती है, कर्जा लेती है भाई, ठीक है। तीसरा इसके ऊपर नीति बनती है, इसमें वो किसके ऊपर बनती है, करारोपण के ऊपर बनती है। किसके ऊपर, करारोपण, टैक्स लगाना, टैक्स हटाना, टैक्स में वृद्धि करना, टैक्स में कमी करना, है ना, कौन सा टैक्स कहाँ लगाना है, कौन सा टैक्स कम करना है, महंगाई को देखते हुए टैक्स को कम करना है या ज़्यादा करना है। तो ये इसके ऊपर जो नीति बनाती है। इसमें आता है बजट घाटे, इसमें बजट के घाटे, बजट घाटे, ठीक है ना। बजट घाटे, जो भी घाटा हो रहा है, अगर सरकार को आय कम प्राप्त हो रही है, आय कम हो रही है और खर्च ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब सीधी बात घाटा है। हम के ऊपर ही ले लीजिएगा, खुद के ऊपर लीजिएगा, हमें 10,000 रुपए मिल रहे हैं और खर्चे 20,000 रुपए हो रहे हैं, तो क्या हम घाटा ही तो मानेंगे उसको, ठीक है ना। अगर भाई इतने रुपए का घाटा हो गया है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। सब्सिडी, जो सब्सिडी दी जाती है सरकार के द्वारा, है ना, सब्सिडी किन वस्तुओं के ऊपर सब्सिडी दी देंगे, कितनी देंगे, है ना, किन के ऊपर नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो ये सभी चीज़ें, ये सार्वजनिक जो आपकी राजकोषीय जो नीति होती है, फिस्कल जो पॉलिसी जो होती है, उसी के अंतर्गत क्या होता है, सारी नीति बनाई जाती है। इनके ऊपर ये नीतियां बनाई जाती है, और इनके ऊपर जो नीतियां बनाई जाएगी, तो ध्यान रखना वो क्या होगा, आपका ध्यान रखना क्या कहलाएगा भाई, राजकोषीय नीति कहलाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। और क्या होता है इसमें, हिनार्थ प्रबंधन, हिनार्थ प्रबंधन यानी कि घाटे का सौदा, इसको क्या बोलते हैं, घाटे का सौदा, ठीक है ना। हिनार्थ प्रबंधन जो है इसके ऊपर, है ना, इसको दूसरा यह बोलते हैं, इसको घाटे की वित्त पोषण, वित्त पोषण का वितरण, ठीक है ना। जो घाटा जो हो रहा है ना, जो घाटा जो हो रहा है, या वितरण कर लो, ये व्यवस्था की लीजिएगा। जो घाटा जो हो रहा है ना, यहाँ पे घाटा हो रहा है भाई, ठीक है ना, तो उस घाटे की भरपाई कैसे की जाए, है ना। जो घाटा हो रहा है, मान लीजिए आपके 500 रुपये खर्च हो गए, तो आप क्या करोगे, यार ये मैं 500 रुपये कहीं से न कहीं से भरपाई करूंगा इसको। तो उसके लिए आप क्या करोगे, कोई ना कोई रूल्स लगाओगे, कोई ना कोई तरीका लगाओगे कि हाँ मेरे ये आ जाएगा। वही तो है, ये इसको आप क्या कर रहे हो, आप इकोनॉमिक्स की भाषा में उसको क्या बोलते हैं, हिनार्थ प्रबंधन, क्या बोलते हैं, हिनार्थ प्रबंधन बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे संबंधित जो भी नीतियां बनेंगी भाई, इनसे संबंधित ये ध्यान रखना, राजकोषीय नीति में किन किन के ऊपर नीतियां बनाई जाती हैं। सार्वजनिक व्यय हो गया, सार्वजनिक ऋण हो गया, ठीक है ना, सार्वजनिक करारोपण हो गया, बजट घाटा हो गया, सब्सिडी हो गया, हिनार्थ प्रबंधन हो गया, या घाटे की वित्त पोषण की व्यवस्था होगी। इन्हीं के ऊपर जो नीतियां बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा, वो क्या कहलाती है, राजकोषीय नीति। और इसी में से जो एक टॉपिक उठा रखा है सेकंड ग्रेड के लिए, जो हम चर्चा करने वाले हैं, वो टॉपिक आपका कौन सा है, बजट घाटे, है ना। तो बजट घाटे इसी के इसके ऊपर संबंधित है ये। तो समझ में आया इतना तो चलिएगा, अब हम देखते हैं बजट क्या होता है। बजट, बजट क्या होता है, हम वही बातें करेंगे जो ज़्यादा क्विकली रिवीजन के लिए ये क्लास आपके लिए बहुत किफ़ायती रहेगी, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। और तो आपको इस चीज़ का ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है कि मेरा सिलेबस नहीं हो पा रहा है, मेरे को कुछ याद नहीं है, मेरा पेपर नज़दीक हो गया है। तो आपको धैर्य के साथ, फ्री माइंड के साथ आप इसका रिवीजन करते रहेगा, पढ़ते रहेगा, तो आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। इस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आप हो, आई होप कि यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन, कि हमारी तरफ से एक सफल व्यक्ति बनोगे आप। तो बजट जो है,
ठीक है ना। तो बजट होता क्या है भाई, अगर हम बजट की बात करें कि बजट क्या है, ठीक है ना, बजट क्या है भाई, बजट किसे कहते हैं, बजट किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बातें यहाँ पर निकल के आती हैं कि आखिर में बजट होता क्या है। तो देखो, बजट जो पद्धति रहती है ना, वो जो संसाधन जो होते हैं या साधनों का जो उपलब्धता जो होती है हमारे पास, उनका अनुमान लगाना। पहली बात तो क्या होती है कि जो साधन जो होते हैं हमारे पास, जो भी साधन होते हैं, उन साधनों का की उपलब्धता का अनुमान लगाना कि हमारे पास कितने साधन हैं, कितने साधन उपलब्ध हैं और उनकी फिर पूर्ति कैसे करनी है, उनका मैनेजमेंट कैसे करना है कि उसको उसका फायदा सभी को मिले। तो इसमें ध्यान रखना, बजट जो पद्धति है, बजट पद्धति साधनों की उपलब्धता का अनुमान, ठीक है। पहला कार्य क्या करती है, उसका अनुमान लगाती है ना। अनुमान लगाने पर, है ना, और फिर क्या करती है, उन्हें एक पूर्व निश्चित, है ना, पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार, है ना, पूर्व पहले से ही क्या कर लिया जाता है, डिसाइड कर लिया जाता है, कन्फर्म कर लिया जाता है कि प्राथमिकता के साथ कि इस संसाधन को सबसे ज़्यादा कहाँ पे दिया जाए, फिर कौन कौन से क्षेत्र में डिवाइड किया जाए, ठीक है। यानी कि प्राथमिकता, इस संसाधन के लिए प्राथमिकता कौन कौन से क्षेत्र को ज़्यादा दी जा रही है। तो इसलिए आप किसी कोई क्षेत्र ऐसा होता है कि उस क्षेत्र को, उस संसाधन, किसी संसाधन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उस संसाधन के प्रति जो वो स्थान होता है, वो क्या होगा, प्राथमिकता उसको दी जाएगी। भाई जब सबसे ज़्यादा इस यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है, तो यहाँ पे ज़रूरत है तो इसको सबसे ज़्यादा दिया जाए, तो वो प्राथमिकता की दृष्टि से आ जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, अनुमान लगाने और फिर उन्हें, ठीक है ना, फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित, एक पूर्व, पूर्व का मतलब पहले ही, है ना, पहले ही निश्चित, निश्चित प्राथमिकता, प्राथमिकता के अनुसार, के अनुसार किसी संगठन, ठीक है ना, किसी संगठन के विभिन्न संगठन के विभिन्न क्रियाकलापों, ठीक है ना, क्रियाकलापों के लिए आवंटित, आवंटित यानी कि बांट दिया जाता है ना, क्रियाकलापों के लिए आवंटित, आवंटित करने की एक प्रक्रिया है भाई, या प्रोसेसिंग है ये, एक प्रकार से क्या है, ये प्रक्रिया है, प्रोसेसिंग है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इधर से समझिएगा, यहाँ से समझिएगा, इधर फिर से भाई, बजट जो पद्धति है ना, वो क्या होती है कि साधन जो हमारे पास जो होते हैं, साधनों की जो उपलब्धता जो होती है ना, हमारे पास संसाधन है, जैसे कि कोयला हो गया, ठीक है ना, पेट्रोलियम हो गया है, लोहा हो गया, जो भी संसाधन है हमारे पास, जो भी सोर्स है हमारे पास, उनकी जो उपलब्धता है उनका अनुमान लगाया जाता है, लगाया जाता है पहले, ठीक है। अब भाई हमारे पास कितने टन है, कितने नहीं है, कितने की जरूरत है, ठीक है, आइडिया लगा लिया कि भाई इतनी चीज़ है हमारे पास, तो उसका अनुमान लगाने और फिर उन्हें एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार, पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार का मतलब है कि पहले से ही ये डिसाइड कर दिया जाता है कि जैसे कि अगर मैं ये बात करूं कि जो हमारे पास रेल रोड मार्ग है, राजमार्ग हैं, यानी कि सड़कें हैं, ठीक है ना, तो सड़कें बनानी है और उसमें जो उपलब्ध संसाधन क्या है, कंक्रीट वगैरह जो है ना, ये चीज़ तारकोल वगैरह, ये हमारे पास अनुमान लगा लिया जाता है सरकार, अगर भाई इतनी चीज़ है और इससे मान लीजिए कि 200 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जा सकता है, कितना,
200 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जा सकता है। तो अब ऐसे में क्या करेगी सरकार, ये तो नहीं कि भाई तुरंत फैसला ले लेगी, तो वह क्या करेगी, पहले डिसाइड कर लेगी कि भाई 10 किलोमीटर का जो है राजमार्ग इस क्षेत्र में है ना, 20 किलोमीटर का राजमार्ग है इस क्षेत्र में, 5 किलोमीटर का जो राजमार्ग है वो इस क्षेत्र में बनाना है। तो ये पहले से ही क्या कर लिया जाता है, निश्चित कर लिया जाता है और प्राथमिकता दे दी जाती है कि इसमें हम सिर्फ इतना ही देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि पहले से ही जो निश्चित कर ली जाती है, जो योजना बना ली जाती है, नीति बना ली जाती है, और फिर वो देश के आगे सामने आकर बोलेगा कि मैं भाई ये करने वाला हूँ, मैं तो इन इन चीज़ों को प्राथमिकता दे रहा हूँ, ठीक है भाई। इस क्षेत्र को मैं 5 किलोमीटर के लिए ही प्राथमिकता दे रहा हूँ उस चीज़ को, आज भाई इस क्षेत्र में 5 किलोमीटर ही रोड बनाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक पूर्व निश्चित प्राथमिकता के अनुसार किसी संगठन के विभिन्न क्रियाकलापों, है ना, विभिन्न कोई भी क्रियाकलाप हो सकते हैं संगठन के। तो संगठन जैसे कि होगा विदेश मंत्रालय होगा, तो मतलब कि रक्षा विभाग जो हो गया, उस क्षेत्र में क्या काम करना है और कितना करना है, को आवंटित करने की एक प्रक्रिया है। ये क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, ध्यान रखना। बजट क्या है भाई, एक प्रोसेस है भाई, क्या करना है क्या नहीं करना पहले से ही रणनीति बना लेना है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करें थोड़ा सा एग्जाम की दृष्टि से, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 112 में संविधान का आर्टिकल 112 है, वो क्या कहता है कि ध्यान रखना उसमें बजट का विवरण दिया होता है। किसका, बजट का विवरण दिया होता है, और उसमें ध्यान रखना वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण नाम से, ठीक है। इसमें किसका उल्लेख मिलेगा, आपसे पूछ लिया जाए अनुच्छेद 112 में किसका उल्लेख मिलता है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण का मिलता है। और यही ध्यान रखना आम बजट होता है। यही क्या होता है भाई, यही क्या होता है, आम बजट होता है, जिसको हम बोलते हैं ना आम बजट, आम बजट होता है ये, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना संविधान में बजट शब्द नहीं लिखा है। कभी ये कहो कि बजट का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद ढूंढते ढूंढते मिल जाओगे, लेकिन अनुच्छेद नहीं मिला है। बजट का उल्लेख जो मिलेगा वो 112 में मिलेगा, और बजट का नाम अलग मिलेगा, क्या मिलेगा, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है। तो बजट को ही क्या कहा जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है ना। तो ध्यान रखना। अब यहां पे देखिएगा, ये राष्ट्रपति ध्यान रखना, राष्ट्रपति दोनों सदनों के समक्ष, ठीक है ना, बजट पेश करने की अनुमति देता है, अनुमति देता है भाई, ठीक है। जब राष्ट्रपति कहेगा ना भाई बजट पेश करो, तभी बजट पेश किया जाएगा, अन्यथा नहीं कराया जाएगा। यानी कि राष्ट्रपति को ये लगे कि भाई आप बजट पेश करो, तो राष्ट्रपति बोलेगा कि भाई बजट पेश करो, ठीक है। तो राष्ट्रपति की अनुशंसा पे होता है ये सारा कार्य, ठीक है। तो ध्यान रखना, बजट कौन रखवाता है, दोनों सदनों के समक्ष, दोनों सदनों के समक्ष क्वेश्चन बन के आएगा, दोनों सदनों के समक्ष, दोनों सदनों के समक्ष बजट प्रस्तुत करवाता है या रखवाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका आंसर क्या होना चाहिए भाई, राष्ट्रपति होना चाहिए। कौन होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। अब वो राष्ट्रपति ने तो बोल दिया इनको, राष्ट्रपति ने तो बोल दिया कि भाई बजट कर रख लेके आओ, पर लेके कौन आएगा सदन में, तो ध्यान रखना सदन में प्रस्तुत कौन करेगा, प्रस्तुत कौन करेगा, तो ध्यान रखना वित्त मंत्री करता है। कौन करता है भाई,
वित्त मंत्री करता है। और वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, ध्यान रखना। वर्तमान की अगर हम बात करेंगे तो कौन है, निर्मला सीतारमन। कौन है, निर्मला सीतारमन है, सीतारमन। ये वर्तमान में कौन है, ध्यान रखना, वित्त मंत्री है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया। आप ध्यान रखना, बजट राज्य सरकार के द्वारा भी रखा जाता है और केंद्र सरकार के द्वारा भी रखा जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा जो बजट रखा जाता है वो संपूर्ण देश के लिए होता है, और जबकि राज्य सरकार के द्वारा रखा जाता है वो अपने अपने स्टेट के लिए होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। जो केंद्रीय बजट होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखना, केंद्रीय जो बजट होता है, केंद्रीय बजट, केंद्रीय बजट का मतलब जो केंद्र सरकार जो प्रस्तुत करती है केंद्रीय बजट, वो ध्यान रखना कब प्रस्तुत करती है, 1 फरवरी, 1 फरवरी, 1 फरवरी को। ठीक है ना, 1 फरवरी को, 1 फरवरी को। लेकिन ध्यान रखना, लेकिन 1 फरवरी 2017 से प्रस्तुत होना शुरू हुआ है, प्रस्तुत किया जा रहा है, किया जा रहा है। ठीक है, पहले की अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, पहले कब किया जा रहा था, 28 या 29 फरवरी को। जो साल ध्यान रखना, जो साल 29 फरवरी की होगी तो उसमें 29 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। और अन्य वर्षों में ध्यान रखना, साधारण वर्षों में 28 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1 फरवरी 2017 से, यानी कि कहोगी 2017 से 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो केंद्रीय जो बजट होता है उसमें ध्यान रखना, लगातार 3 वर्षों का, है ना, 3 वर्षों का विवरण होता है इसमें। ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, लगातार 3 वर्षों का विवरण होता है। कितने वर्षों का, 3 वर्षों का। ये नहीं है कि भाई मान लीजिए अब 2022-23 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था तो उसमें ये नहीं है कि भाई अकेले 2022 का ही प्रस्तुत कर दिया बोले ये होगा, ऐसा नहीं है। 1 वर्ष आगे का और 1 वर्ष पीछे का। ठीक है ना, 1 वर्ष आगे का और 1 वर्ष पीछे का, और एक जो चालू वर्ष जो होता है उसका। तो 3 क्या होता है भाई, ध्यान रखना, लगातार 3 वर्षों का विवरण होता है। एक तो कौन सा होता है, आगामी। कौन सा होता है, आगामी। आगामी यानी कि आने वाला जो होता है। ठीक है ना, आगामी जो वित्तीय वर्ष जो होता है, आगामी वित्तीय वर्ष का। एक कौन सा होता है, तो ध्यान रखना, एक कौन सा होता है, चालू वित्तीय वर्ष का, चालू वित्तीय वर्ष का, वित्तीय वर्ष का। और एक कौन सा होता है, तो ध्यान रखना, पिछले वित्तीय वर्ष का, या बोल दीजिएगा पूर्व वित्तीय वर्ष का, सॉरी पूर्व नहीं, पिछले वर्ष का। ठीक है ना, पिछले वर्ष का, पिछले वर्ष का। ठीक है, तो अब ये देखिएगा ये कैसे होता है। जैसे कि मान लीजिए चालू वर्ष कौन सा है, 2022 और 23, तो ये तो हो गया चालू वर्ष। ठीक है ना, ये तो क्या हो गया, चालू वर्ष हो गया। ये पिछला वर्ष की अगर हम बात करें 2021-22, और आने वाला जो होगा वो ध्यान रखना 2023-24 का होगा, 2023-24 का होगा। तो ये आगामी जो वर्ष हैं इनके आधार पर प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि 3 वर्षों का। तो बता सकते हो ना,
कि भाई कौन कौन कितने वर्षों का बजट, केंद्रीय बजट में कितने वर्षों के लिए बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो 3 वर्षों का। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका देख लेते हैं, इतिहास की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, थोड़ा सा इतिहास की बात कर लेते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम इतिहास की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसमें क्या है कि भारत में पहला बजट, अगर मैं भारत की बात करूं, भारत में पहला बजट, ठीक है, तो भारत में जो पहला जो बजट प्रस्तुत किया गया था वो कब किया गया था, 18 फरवरी 1860 को। कब किया गया था, 18 फरवरी 1860 को। ठीक है ना, और किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा, विल्सन द्वारा। अब कई बार पूछ लिया जाता है कि जो पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया था उस समय जो गवर्नर जनरल कौन था भारत का, तो किसके समय में। अब ये नहीं कहते कि भाई निर्मला सीतारमन जी है, वो किसके समय में बजट प्रस्तुत कर रही है, तो ये कहेंगे ना मोदी के समय में, है ना। तो ऐसे ही उस समय कौन था, लॉर्ड कैनिंग के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में, कैनिंग के समय में। ठीक है, तो ध्यान रखना समय, समय में। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अब हम बात करें स्वतंत्र भारत की, ठीक है ना, तो यहां पे बात करें स्वतंत्र भारत की। स्वतंत्र भारत में बजट में पहला, स्वतंत्र भारत में पहला जो बजट है वो कब किया गया था, तो ध्यान रखना, स्वतंत्र भारत में कब किया गया था भाई, तो वो बात करें तो ध्यान रखना 26 नवंबर 1947 को। कब, 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आर के, ठीक है ना, आर के षणमुखम। तो किसके द्वारा की अगर बात करें तो आर के षणमुखम द्वारा, मुखम द्वारा। तो ध्यान रखना ये जो षणमुखम जो है ना, षणमुखम है, ये हिंदी भाषी नहीं था, ये दक्षिण भारत का था, लेकिन इन्होंने ध्यान रखना कहा था कि जो बजट जो प्रस्तुत किया जाएगा, ध्यान रखना किया जाता है, तो ये अंग्रेजी में किया जाता है, तो साथ में हिंदी में भी होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना किसके द्वारा कहा गया था कि बजट हिंदी में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए, तो आर के षणमुखम के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये उस समय ध्यान रखना क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री थे। 2021 की जो बजट है, ध्यान रखना 2021 का जो बजट है, 2021 का जो बजट है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2021 का जो बजट है वो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ध्यान रखना निर्मला सीतारमन के द्वारा, निर्मला सीतारमन के द्वारा। ठीक है, अब ये चर्चा में क्यों रहा है 2021 वाले की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना प्रथम बार पेपरलेस, है ना, प्रथम बार पेपरलेस, पेपरलेस डिजिटल, डिजिटल, ठीक है, डिजिटल बजट प्रस्तुत किया गया। ठीक है ना, प्रस्तुत किया गया। तो ध्यान रखना इसलिए 2021 वाला चर्चा में है। क्लियर हो गया। अब एक बात और ध्यान रखना, यह है कि 2017
2018 का, यानी कि 1 फरवरी को, 1 फरवरी को, ठीक है ना, 1 फरवरी को 1 फरवरी 2017 को 2017-18 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, तो ध्यान रखना इसी बजट में, ध्यान रखना इसी बजट में रेल बजट का क्या कर लिया गया भाई, रेल बजट को शामिल किया गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज़ का, इसी को शामिल किया गया है, रेल बजट को इसी से। पहले अलग किया जाता था, रेल बजट अलग होता था और केंद्रीय बजट अलग होता था, आम बजट। लेकिन अब क्या कर दिया, 2017 से क्या कर दिया है, साथ ही एक ही होगा, उसी में रेल की बातें होंगी। आगे देखिएगा, अनुच्छेद जो 202 है, 202 है, वो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, वो राज्यपाल द्वारा राज्य का बजट सदन में प्रस्तुत करवाया जाता है, ठीक है, करवाया जाता है। तो ध्यान रखना राज्यों के लिए अनुच्छेद कौन सा है और उसके लिए केंद्रीय बजट के लिए अनुच्छेद कौन सा है, ये इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो इतना समझ में आ गया। तो ध्यान रखना बजट के जो कार्य की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो जो बजट के जो कार्य है वो क्या होता है कि विधायिका जो होती है ना, विधायिका के प्रति ध्यान रखना कार्यपालिका की वित्तीय एवं न्यायिक जवाबदेही होती है, ये सुनिश्चित करता है, ठीक है ना भाई। विधायिका के प्रति कार्यपालिका की, अगर भाई कार्यपालिका जो है वो विधायिका को ये करेगी कि नाम है कि कहाँ पर बजट क्या कर रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, इस चीज के, ठीक है। प्रशासनिक जो पद सोपान होते हैं, यानी कि निम्न अधिकारी, फिर उच्च अधिकारी, फिर उच्च अधिकारी, फिर उससे उच्च अधिकारी। तो ध्यान रखना जो वरिष्ठ अधिकारी जो होते हैं ना, वो छोटे अधिकारियों के प्रति जवाबदेही होते हैं। अरे भाई आप कहाँ से होगे, कोई उससे बड़ा पूछ लिया ये कि भाई तू कहाँ गया, तो वो छोटे अधिकारियों के बाद बताएगा कि मैंने उनको दे दिया है, फिर वो उनको बताएगा। तो ध्यान रखना प्रशासनिक पद सोपान तंत्र में उच्च वरिष्ठों के प्रति जो अधिकारी जो होते हैं, है ना, की जवाबदेही सुनिश्चित करता है ये। क्लियर हो गया इतनी बात? तो ध्यान रखना इस चीज का। अब हम बात करते हैं यहां पर बजट के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ बजट कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो पहला जो बजट आता है आपका, वो कौन सा होता है, पहला बजट निष्पादन बजट, जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस बजट, ठीक है ना। कौन सा होता है, परफॉर्मेंस बजट, है ना। ये वो बजट होता है भाई, ये वो बजट होता है जो कार्य के परिणामों को आधार मानकर बनाया जाता है ना। जो ऐसे कोई कार्य किया है और कार्य का जो रिजल्ट है उसको बेस बनाया जाता है कि भाई रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है, उसके आधार पर फिर क्या किया जाता है, ध्यान रखना जो बजट बनाया जाता है वो क्या कहलाता है, निष्पादन या परफॉर्मेंस, यानी कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है ना। किसी भी खिलाड़ी को खिलाया जाता है तो क्या देखा जाता है भाई, कि भाई ये परफॉर्मेंस अच्छी कर रहा है तो इसको ले लो, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो भी कार्य हो रहा है उसका परफॉर्मेंस अच्छा आ रहा है तो वो बजट कर दिया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखिएगा, हमारे जो जहाजरानी मंत्री हैं, सड़क परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका परफॉर्मेंस कैसा है, उनका कार्य करने का जो परिणाम है वो क्या रहा है, अच्छा आ रहा है। तो सरकार क्या करेगी, उनको जो है ना बजट में उनको और ज़्यादा अनुदान देगी। अरे भाई तेरा कार्य अच्छा है तो और ज़्यादा कर, समझ गए। तो इसीलिए
इसका ध्यान रखना क्या है, इसमें पहली बात क्या है भाई, ध्यान रखना किसी कार्य परिमाणों को, किसी कार्य के परिणामों के आधार पर, ठीक है ना, के आधार पर, परिमाणों के आधार पर बनाया जाने वाला बजट, ठीक है, या किसी कार्य के परिणामों को आधार मानकर, है ना, को आधार मानकर बनाया जाने वाला जो बजट है वो क्या कहलाएगा भाई, ध्यान रखना, वो क्या कहलाएगा, निष्पादन बजट कहलाएगा, ठीक है ना, निष्पादन बजट कहलाएगा। तो इतना समझ में आ रहा है? तो जो भी नया बच्चा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो समझ में आया, यानी कि जो कार्य के जो रिजल्ट हैं और कार्यों के रिजल्ट को आधार मान लिया, और अब भाई जो अच्छा कार्य होगा, जो कार्य का परिणाम अच्छा होगा, रिजल्ट अच्छा आएगा, हम उसी को वो करेंगे, फिर उसी के आधार पर क्या करेंगे, बजट बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसलिए वो ऐसा जो बजट बनता है उसको क्या बोलते हैं, निष्पादन। इसमें एक बात ध्यान रखना ये होती है कि बजट खर्च के उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है ना, बजट के खर्च के ऊपर नहीं कि कितना खर्च हो रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बजट खर्च के उद्देश्यों पर जोर दिया जाता है, ठीक है ना। बजट खर्च के जो उद्देश्य हैं, क्या उद्देश्य के लिए हमने ये खर्च कर रहे हैं, तो उद्देश्यों को के ऊपर ज्यादा जोर दिया जाता है पूरा करने के लिए, ठीक है ना। खर्च के ऊपर नहीं भाई, कितना भी खर्च हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी हो, कम हो, थोड़ा हो, बत्ती हो, कैसा भी हो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया? तो आगे देखिएगा, निष्पादन जो शब्द है, निष्पादन बजट जो शब्द है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं। निष्पादन बजट शब्द अगर हम इसकी बात करें तो ध्यान रखना, सबसे पहले कौन लेके आया था ये जो बजट है शब्द है, ये हूवर आयोग के द्वारा, किसके द्वारा, हूवर आयोग द्वारा कब लाया गया था, 1949 में, ठीक है। ये कहाँ पर है, अमेरिका में। कहाँ का था ये, अमेरिका में, ठीक है। और फिर जो राष्ट्रपति था, अमेरिका का जो राष्ट्रपति था, ठीक है ना, ट्रेटमैन, कौन था, ट्रेटमैन, वहां का राष्ट्रपति कौन था भाई, ध्यान रखना, ट्रेटमैन, ये ट्रूमैन, सॉरी ट्रेटमैन नहीं है, ट्रूमैन, कौन है, ट्रूमैन, ठीक है ना, द्वारा 1950 में लागू, 50 में क्या कर दिया, लागू कर दिया, ठीक है ना। 1950 में ये क्या कर दिया, लागू कर दिया। तो अमेरिका में पहली बार लागू किया गया था, ठीक है। अगर हम भारत की बात करेंगे इसकी, तो भारत की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ध्यान रखना, ठीक है ना, तो संसदीय आकलन समिति होती है कि संसदीय आकलन समिति ने 1950 में सिफारिश की आगे भाई भारत में भी क्या होना चाहिए, जैसे अमेरिका में जो बजट बनता है वो कार्य के जो परिणाम हैं उनको आधार मानकर फिर बजट बनाया जाता है।
तो भारत में भी जो बजट बनना चाहिए वो कैसा बनना चाहिए, निष्पादन की तरह बजट बनना चाहिए, ठीक है ना। तो कार्यों को क्या के जो रिजल्ट है, परिणाम है, उनको आधार मानना चाहिए, अन्यथा नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सिफारिश करने वाली समिति कौन सी थी, संसदीय आकलन जो समिति है उसने 1950 में इस बजट के लिए क्या किया, सिफारिश की, अनुशंसा की। और फिर ध्यान रखना 1975 के जो आम बजट है, फिर 1975 और जो 76 का है, आम बजट में, आम बजट से शुरुआत हुई, इसकी से शुरुआत हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी कौन से बजट में लाया गया था, निष्पादन बजट जो बना था, पहला बजट, वो कब बना, 1975-76 का जो बजट बना था वो इसी के आधार पर बना था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। अगला अगर हम बजट देखें तो अगला बजट है आम बजट। दूसरा प्रकार कौन सा है बजट का, आम बजट, ठीक है ना, जिसको पारंपरिक बजट भी कहते हैं। पारंपरिक मतलब जो पहले से जैसा बनता रहा वैसा ही बजट, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, पारंपरिक बजट, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, क्लियर हो गया। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें भाई विगत वर्षों का, विगत वर्षों मतलब जो पीछे पीछे के जो वर्ष हैं, ठीक है ना, वित्त वर्षों का जो लेखा जोखा, वर्षों का लेखा या अथवा, है ना, जो पिछला जो वर्ष होता है उसका लेखा, या फिर क्या होगा बजट पद्धतियों के संबंध में, है ना, बजट पद्धतियों, बजट पद्धतियों के संबंध में, ठीक है ना, संबंध में वित्तीय डाटा के बीच तुलना की जाती है। बजट पद्धतियों के संबंध में वित्तीय डाटा के, वित्तीय डाटा, है ना, जो वित्तीय जो डाटा होते हैं, जो आंकड़े जो होते हैं, जो फाइनेंशियल जो रिकॉर्ड्स जो होता है ना, उनके बीच में क्या की जाती है, के बीच तुलना की जाती है, के बीच तुलना की जाती है, तुलना की जाती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है ना। या फिर मैं ये कहूँ कि दूसरी भाषा में शब्दों में मैं ये कहूँ कि यानी कि अथवा की बात जोड़कर कहूँ यहाँ पर, तो ध्यान रखना जो चालू जो वर्ष होता है और भावी जो आने वाला जो वर्ष होता है उसके बीच की जो अवधि होती है ना, अवधि, उसके बीच की अवधि के संबंध में जो अनुमानित जो आंकड़े जो होते हैं, आंकड़े जो होते हैं उनको दर्शा देते हैं कि भाई ये आम बजट है, फिर उसको क्या बोल देते हैं, आम बजट है। यानी कि चालू व भावी, ठीक है ना, भावी आने वाला जो वर्ष होता है ना, भावी अवधि के संबंध में, भावी अवधि के संबंध में, ठीक है ना, संबंध में अनुमानित आंकड़े दर्शाए जाते हैं, संबंध में अनुमानित आंकड़े दर्शाए जाते हैं, ठीक है। जैसे कि पिछला जो है, तो ध्यान रखना पिछला कौन सा था, 2021, और आने वाला कौन सा है, 2023। तो इसके जो 2021 से लेकर यानी कि 1 फरवरी 2021 से लेकर 31 मार्च 2023, 31 मार्च ध्यान रखना 2023 तक का जो समय अवधि होती है ना, वो अवधि होती है, इसके बीच की जो अवधि होती है उसके जो अनुमानित जो आंकड़े हैं वो दर्शाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, बोला आम बजट है। क्या है,
सिर्फ उसके आंकड़े निकालते हैं, रिकॉर्ड निकालते हैं, ये नहीं देखता कि भाई कार्य कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, योजनाएं सफल रही है नहीं रही है, ये चीजें नहीं देखता। वैसे आंकड़े देखते हैं, आंकड़ों के अनुमान पर प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है ना। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, आम बजट का जो उद्देश्य की अगर हम बात करें तो आम बजट का उद्देश्य, भाई ये आम बजट क्यों लिया जाता है, आम बजट का उद्देश्य की बात करें भाई क्यों लाया जाता है, आपसे यही पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को, है ना, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को स्वीकृत जो धन देती है, विधायिका के द्वारा, विधायिका द्वारा कार्यपालिका को, कार्यपालिका को स्वीकृत धन, है ना, स्वीकृत धन जो पैसा देती है, जो विधायिका जो होती है जो कार्यपालिका को क्या दे रही है, पैसा दे रही है। ठीक है ना। तो जो पैसा जो दे रही है उसकी बर्बादी ना हो, बर्बादी को रोकना, एक बार ज्यादा पैसा बर्बाद ना कर दे, आय व्यय ज्यादा ना हो या उसका दुरुपयोग न हो, इस चीज को रोकने के लिए यह आम बजट लाया जाता है। ठीक है ना। तो धन की बर्बादी या दुरुपयोग रोकने के लिए तथा आय व्यय को जानने के लिए ही क्या लाया जाता है भाई, आम बजट लाया जाता है। ठीक है ना। क्लियर हो गया। आगे देखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अगला जो हमारे पास जो बजट जो आता है, ध्यान रखना वो तीसरा बजट आता है। तीसरा जो बजट आता है वो है आउटकम बजट। यानी कि परिणाम बजट। ठीक है, परिणाम बजट। इसमें सरकार के विभिन्न जो विकासात्मक जो कार्य जो होते हैं, सरकार जो कार्य कर रही होती है, विकास के लिए जो कार्य कर रही होती है ना, तो ध्यान रखना इसमें सरकार के द्वारा के विभिन्न विकासात्मक कार्यों के परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है ना। तो इसमें क्या बताया जाता है सरकार के द्वारा, तो ध्यान दीजिएगा इधर, इसमें सरकार के ध्यान रखना, इसमें क्या, सरकार के विभिन्न विकासात्मक, ठीक है ना, कार्यक्रमों के परिणामों, ठीक है ना, को प्रस्तुत किया जाता है, परिणामों को प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है। किनका प्रेजेंटेशन होता है, वो जो सरकार के जो विभिन्न विकास के लिए जो कार्य चल रहे हैं, कार्यक्रम जो चल रहे हैं, है ना, उनका क्या परिणाम रहा है, वो वहां उस क्षेत्र में विकास हुआ कि नहीं हुआ, जो योजना चलाई है विकास करने के लिए वो फेल हो गई या नहीं हो गई है, ये सभी चीजें उनका प्रेजेंटेशन होता है, प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। क्या मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं कि भाई जो ये आउटकम बजट है ना, ये क्या होता है भाई, देखो पैसे का देश में विकास करने के लिए जो पैसे दिए जाते हैं वो सभी मंत्रालयों को दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते, रेल मंत्रालय को भी दिया जाता है, रक्षा विभाग को भी दिया जाता है, विदेश विभाग को भी दिया जाता है, गृह विभाग को भी दिया जाता है ना, खेल विभाग को भी दिया जाता है, यानी सभी विभागों को दिया जाता है। और फिर उनसे उनका विवरण दिया जाता है कि भाई खेल क्षेत्र में हमने कितना विकास किया है, उसका परिणाम क्या निकल के आ रहा है,
रक्षा विभाग में हमने जो पैसा दिया था उसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है। तो ये जितने भी विभागों को पैसे दिए हैं उनका जो परिणाम जो है वो प्रस्तुत कर दिया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको हम फिर क्या कह सकते हैं, ये एक रिपोर्ट कार्ड है। ये क्या है भाई, ध्यान रखना, एक रिपोर्ट कार्ड है। ये क्या है, रिपोर्ट कार्ड। किनका कार्ड होता है, किनका भाई, ध्यान रखना, मंत्रालयों व विभागों का। तो ये हम कहते हैं ना भाई, इस क्षेत्र में तो काम नहीं हुआ, इतना पैसे दिए थे, इतने रुपए दिए थे और इसमें काम नहीं हुआ, विकास नहीं हुआ, है ना। तो ये क्या है, उनका रिजल्ट दिखाता है। जैसे कि अगर हम देखें तो प्रेजेंट टाइम में सबसे बेस्ट मंत्रालय कौन सा चल रहा है परिणामों में, तो ध्यान रखना, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी का चल रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अगला देखिएगा, इसके बाद अगर हम देखें, चौथा जो बजट होता है, शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट होता है, यानी कि जीरो बेस्ड। ठीक है, कौन सा है भाई, जीरो बेस्ड बजट। ठीक है ना, बेस्ड आधारित बजट। ये रियल में होता क्या है भाई, जीरो बजट होता क्या है रियल की अगर हम बात करें, तो ध्यान रखना, रियल में जो होता है ना, ये रियल में क्या होता है, एक संसाधन, जो हमारे जो संसाधन है उनके आवंटनों का एक तरीका होता है। संसाधनों के आवंटन का, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट, वितरण करने का क्या है भाई, आवंटन का तरीका है। ठीक है ना भाई, कौन से क्षेत्र में कौन से संसाधन कितने दिए जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जिसमें क्या किया जाता है कि जिसमें विभिन्न एजेंसियों के चल रहे कार्यक्रम, कौन से चल रहे कार्यक्रमों का समय समय पर, ठीक है ना, क्या किया जाता है भाई, समय समय पर क्या किया जाता है, ध्यान रखना, समय समय पर तर्क प्रस्तुत करना पड़ता है। कार्यक्रमों का समय समय पर तर्क प्रस्तुत करना पड़ता है, तर्क प्रस्तुत करना पड़ता है। ठीक है भाई, विभिन्न एजेंसियां चला रही होती हैं भाई कार्य। ठीक है, और वे एजेंसियां का मतलब जो विभिन्न जो मंत्रालय जो होते हैं, और उनका बीच बीच में समय समय पर उनका तर्क लेते रहते हैं, भाई तेरा कार्य कितना हो रहा है, तेरा कार्य कितना हो रहा है, तेरा कितना हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, शून्य आधारित बजट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, शून्य आधारित बजट। ठीक है, तो इसमें जो परफॉर्मेंस देखा जाता है, क्या इसमें परफॉर्मेंस, इसमें निष्पादन को क्या बोलते हैं भाई, परफॉर्मेंस। इसमें परफॉर्मेंस की समीक्षा जो होती है, क्या होती है, समीक्षा जीरो से होती है, जीरो से होती है। जैसे भाई 1 साल के लिए कार्य चल रहा है, उसमें फिर बीच में आएगी भाई, बताए कि इतने तारीख से तूने स्टार्ट किया, इतने तारीख से अब तक का क्या रिजल्ट है। ठीक है, फिर आएंगे 2 महीने बाद में, फिर करेंगे भाई, इतने
जिस दिन से स्टार्ट किया था उस दिन से, फिर कहेंगे इतने से लेके आज 6 महीने के हो गए, क्या किया है। फिर कहेंगे कि 2 महीने बाद में कहेंगे भाई आज 8 महीने हो गए, क्या किया है। आज 9 महीने हो गए, क्या किया है। यानी कि शुरुआत से ही जो परफॉर्मेंस का जो समीक्षा की जाती है कि कितना परफॉर्मेंस कर रहा है ना, तो वही क्या होता है, जीरो बजट होता है। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, इसमें जो कार्य जो होता है, ठीक है ना, इसमें इसमें कार्यान्वित जो कार्य चल रहे हैं, कार्यक्रम जो कार्यक्रम चल रहे हैं या जो चलाए गए हैं, ठीक है ना, कार्यान्वित कार्यक्रम, ध्यान रखना समय से पहले, समय से पहले का मतलब क्या होता है, आने वाला जो बजट जो होता है उसका जो टाइम दिया होता है, टाइम से पहले समाप्त होना चाहिए। उससे पहले क्या होना चाहिए, समय से पहले या समय पर दिए हुए समय पर दिए हुए समय पर समापन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कहते भाई मैं सुबह जाऊंगा शाम को आ जाऊंगा, तो घर वाले क्या कहेंगे, भाई तू जा रहा है तो सूर्य ढलने से पहले पहले आ जाना, है ना। क्या कहते हैं, सूर्य ढलने से पहले पहले आ जाना। तो उसका मतलब क्या है कि जो समय टाइम है, टाइम के ऊपर आ जाना भाई। तो इसमें भी क्या है, जो कार्य किया जा रहा है वो टाइम पे होना चाहिए। तो इसलिए इसको बोला जाता है सूर्यास्त बजट प्रणाली, ठीक है ना। क्या बोला जाता है, सूर्यास्त बजट प्रणाली, ठीक है ना। यानी कि सनसेट बजट सिस्टम, तो ध्यान रखना सूर्यास्त बजट प्रणाली व सनसेट सिस्टम, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा इसमें, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ये बोला जाता है कि समय से पहले ही। अगला बजट देखिएगा प्रकार, अगला बजट का जो प्रकार है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा 5 का जो है वो कौन सा है, जेंडर बजट। कौन सा है, जेंडर बजट, ठीक है ना। जेंडर बजटिंग बोल लीजिएगा इसको, ठीक है, जेंडर बजट। तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना, भारत में अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें जेंडर बजट की, तो शुरुआत कहाँ पे कब हुई थी, भारत में 2005 2006 से शुरू है ये, ठीक है। तो 2005-06 का जो बजट आया था वहां से शुरू आया है, ठीक है ना। ऐसा बजट जो संसाधन एवं कार्यों का आवंटन, जिसमें ध्यान रखना आवंटन, इसमें संसाधनों, ठीक है ना, जो भी संसाधन है एवं कार्यों का आवंटन, एवं कार्यों का आवंटन, है ना, लिंग के आधार पर करना होता है। इसमें आवंटन लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर करना होता है, आधार पर करना होता है। यानी कि भाई पुरुष और स्त्री दोनों को यहाँ पर क्या समझा जाएगा, सम्मान, ठीक है। दोनों को बराबर संसाधन देने होंगे। ये नहीं है कि भाई वो लेडीज है तो उसको कम वो दे दो, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का। और क्या होता है भाई इसमें देखें तो, इसमें ध्यान रखना स्त्री व पुरुष के बीच विषमता, या हम बोल सकते हैं असमानता, है ना, असमानता को समाप्त किया जाता है,
ठीक है ना। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि समाज में जो स्त्री और पुरुष हैं उनमें क्या करना है, समानता स्थापित करना होता है समाज में। भाई दोनों क्या है, बराबर हैं, कोई लेडीज नहीं है कोई पुरुष नहीं है, दोनों क्या है, इक्वल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया। यानी कि इसमें जितना पुरुषों को मिलेगा लाभ उतना ही महिलाओं को मिलेगा, ये सुनिश्चित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया। ठीक है ना। एक अंतिम देख लीजिएगा प्रकार, जिसका नाम है सूर्यास्त विधान। सूर्यास्त विधायन। ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है, सनसेट लॉ। सनसेट लॉ बोला जाता है। अब ये क्या होता है कि भाई इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, जो भी कार्यक्रम चल रहे होते हैं या जो भी उपक्रम सरकार के जो उपक्रम चल रहे होते हैं, ठीक है ना, पुराने होते हैं या बेकार जो होते हैं, जो किसी काम के यो कार्यक्रम होते हैं, तो वो क्या होते हैं कि उनकी जो समय सीमा दी गई होती है उस समय सीमा पर अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, उसकी घोषणा नहीं करनी पड़ती। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। क्लियर हो गया। तो ध्यान रखना इसमें कार्यक्रमों पर, कार्यक्रमों पर, जो कार्यक्रम जो होते हैं ना उनके ऊपर विधायी अधिनियम में दी गई होती है ना। विधायी, विधायी जो अधिनियम, अधिनियमों में, अधिनियमों में, अधिनियम यानी कि कोई भी एक्ट लेकर आ रहे हैं, उस एक्ट में ये बोल दिया कि भाई ये जो चीज़ है, ये काम, ये कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है ना, कोई भी कार्यक्रम मान लीजिए जैसे स्वच्छ भारत अभियान है, ये अपने आप में क्या एक कार्यक्रम है और उसका समय होता है। सरकार ने नहीं कहा था कि 2019 तक मैं पूरे भारत को क्या कर दूंगा, स्वच्छ कर दूंगा, कहा था ना। तो ये कार्यक्रम है और इसका लास्ट क्या था, समय सीमा तय क्या दी गई थी, 2 अक्टूबर 2019। अगर 2 अक्टूबर 2019 तक सब भारत को क्या बनाना है, स्वस्थ बनाना है, ये कार्यक्रम शुरू स्टार्ट कर दिया। अब ये जो कार्यक्रम स्टार्ट कर दिया तो ये किसके द्वारा बनाएगा, विधायिका के द्वारा, है ना, सदन के द्वारा। तो विधायिका के द्वारा जो अधिनियम बनाया था उसमें पहले से डेट डाल दी गई और फिर डाल देने के बाद उस डेट के ऊपर वो अपने आप क्या हो जाएगी, वो कार्यक्रम बंद हो जाएगा, आगे शुरू नहीं होगा। उसमें पैसे वगैरह फिर नहीं लगाए जाएंगे। कब तक लगाए जाएंगे, जब तक उस कार्यक्रम की डेट होती है, समय होता है, तब तक। तो वो अपने आप अगर समाप्त हो रहा है ना टाइम के ऊपर, तो उसे ही क्या कहते हैं, सूर्यास्त विधान कहते हैं। ऐसे कार्यक्रमों को क्या बोलते हैं, सूर्यास्त विधान। अधिनियमों में दी गई, में दी गई तय समय सीमा, है ना, तय समय सीमा में दी गई समय सीमा, समय सीमा तय कर दी जाती है, कर दी जाती है। ठीक है ना, क्या कर दी जाती है, तय कर दी जाती है भाई। एक भाई ये यहां तक होगा, इसका समय ये होगा। ठीक है ना, और फिर क्या होता है, ध्यान रखना, एक तय सीमा के बाद, एक तय सीमा के बाद, तय सीमा के बाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं, अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इनको क्या बोला जाता है, ध्यान रखना, अपने आप समाप्त हो जाती है। ये बेकार के कार्यक्रम होते हैं, क्या होते हैं, अवांछित होते हैं, पुराने होते हैं, बेकार होते हैं। ठीक है ना, या अनुपयोगी कार्यक्रम होते हैं, वो होते हैं जो अपने आप समय तय सीमा के ऊपर समाप्त हो जाते हैं। क्लियर हो गया, इस चीज का तो ध्यान रखना।
चलिए अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे के ऊपर। ये हो गए बजट, बजट के प्रकार। ठीक है, अब हम चलते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। तो हमारा मेन मुद्दा क्या है? बजट घाटा। क्या है? बजट घाटा, यानी कि बजट डिफिसिट। ठीक है, बजट डिफिसिट जो सरकार ये कर रही है ना, खर्च कर रही है वगैरह कर रही है ना, ये और जो आय प्राप्त हो रही है उनके बीच में जो अंतर पाया जाता है वही है ठीक है, बजट घाटा किसे कहते हैं? बजट घाटा किसे कहते हैं? पहला क्वेश्चन आपसे यही आ जाता है, किसे कहते हैं? ठीक है ना, तो देखिएगा किसे कहते हैं जी। इसमें सरकार का बजट व्यय है ना, इसमें सरकार का बजट व्यय है ना, बजट व्यय यानी कि जो सरकार बजट बना रही है उसमें कितना खर्चा कर रही है। ठीक है, पहले से ही परफॉर्म में वो कर ली जाती है, निर्धारित कर लिया जाता है कि भाई इस क्षेत्र में इतने पैसे खर्च करने हैं, इस क्षेत्र में इतने करने हैं, इस क्षेत्र में इतने करने हैं, किसानों को इतने देने हैं, उद्योगपतियों को इतने देने हैं। तो जो खर्चा जो हो रहा है बजट में, जो खर्चे की बात कही जाती है तो वो क्या होता है? बजट व्यय। बजट व्यय, ठीक है ना, बजट व्यय एक्सपेंडिचर। सरकार की बजट, सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता, बजट प्राप्तियों से अधिक होता है, बजट प्राप्तियों से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। यानी कि बजट प्राप्तियां का मतलब आय, जो आय कम होती है और खर्च ज्यादा होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? ध्यान रखना, उन्हें हम क्या कहते हैं? बजट घाटा कहते हैं। ठीक है, तो मैं यानी कि इसको ऐसे कह सकता हूं कि बजट घाटा क्या होता है? तो बजट घाटा, बजट घाटा बराबर में क्या होता है? सार्वजनिक, है ना, जो सार्वजनिक जो व्यय जो होता है, सार्वजनिक जो व्यय होता है, सार्वजनिक व्यय माइनस में सार्वजनिक प्राप्तियां, सार्वजनिक प्राप्तियां। ठीक है ना, तो वो क्या होता है? बजट घाटा होता है। ठीक है ना, अब ध्यान रखना इसमें जो सार्वजनिक जो व्यय होता है वो कौन कौन सा होता है? सार्वजनिक व्यय कौन कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, एक होता है राजस्व व्यय, राजस्व व्यय, और एक कौन सा होता है? पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। ठीक है, और इसमें कौन सा होता है? तो ध्यान रखना, एक होता है राजस्व प्राप्तियां। ठीक है ना, राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रिसिप्ट, है ना, और एक कौन सा होता है? कैपिटल रिसिप्ट, पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो राजस्व प्राप्तियों का जोड़, इनका जोड़ और इनका जोड़, और फिर इनका जोड़ आए इनका जोड़ आए, इन दोनों के बीच में क्या कर दो? माइनस कर दो। यानी कि इनका जोड़ और इनका जोड़, ठीक है ना, इनका जोड़ और इन दोनों का डिफरेंस कर दो, वही क्या है? बजट घाटा है। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट इसको लिख दिया है, सार्वजनिक व्यय लिख दिया है। दोनों को जोड़कर क्या बोलते हैं? सार्वजनिक व्यय। इन दोनों को जोड़कर बोलते हैं सार्वजनिक पूंजीगत।
ठीक है, सॉरी, सार्वजनिक प्राप्तियां। चलिए आगे देखते हैं, बजट अधिशेष। अगला क्या है? बजट अधिशेष। अगला शब्द हमारे पास क्या आ रहा है? बजट अधिशेष क्या होता है? बजट अधिशेष यानी कि सरप्लस, है ना, सरप्लस बजट, सरप्लस बजट। अब इसमें ध्यान रखना, अब आप इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्विक रिवीजन करवाना है, टाइम कम है, तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन की बजाय समझाने की कोशिश ज़्यादा करूँगा। तो इसमें क्या होता है भाई, इसमें ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना सरकार की कुल प्राप्तियां, है ना, कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां यानी कि कुल प्राप्तियां कौन सी? इन दोनों का जोड़, राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां प्लस में पूंजीगत प्राप्तियों को क्या बोला है? कुल प्राप्तियां। ठीक है, कुल प्राप्तियां क्या होती हैं? कुल व्यय से अधिक होती हैं, कुल व्यय से अधिक होती हैं, सॉरी, कुल व्यय से अधिक हो तो वो क्या कहलाएगा? ध्यान रखना, सरप्लस बजट कहलाएगा। यानी कि मैं अगर यहां पे लिखूं तो कुल प्राप्तियां, कुल प्राप्तियां क्या होती हैं? ज्यादा होती हैं कुल व्यय से। ऐसा भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, आप एक नोट वाली बात लिखिएगा, यहां पे नोट डालकर लिखिएगा कि क्या है नोट? किसी भी देश में, किसी भी देश में अधिशेष, अधिशेष वाला बजट पेश नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। क्यों भाई? क्यों? यहां पर आपके पास बात आ रही है कि क्यों, ऐसा क्यों भाई, क्यों? तो ध्यान रखना क्यों, क्योंकि इससे देश की जो सरकार जो होती है उसका विकास का पता चलता है भाई। ठीक है, कि कितना प्रकार वो किया है। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि कीजिएगा, क्योंकि, ठीक है ना, क्योंकि, क्योंकि, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए क्योंकि, क्योंकि इससे सरकारों के विकास के प्रति, क्योंकि इससे सरकारों के विकास के प्रति, विकास के प्रति उदासीनता, उदासीनता, है ना, उदासीनता व्यक्त होती है। भाई सीधी सी बात है, ठीक है ना, सीधी सी बात यह है कि अगर किसी को पैसे दिए जा रहे हैं और वो बच रहा ज़्यादा है, उसको आ रहा है, तो वो ये सरकार जनता ये कहेगी भाई पैसे ज़्यादा आ रहे हैं तो विकास करो। ठीक है ना, और पैसे कम लगा रहे हैं तो इसका मैंने आपको दे दिया कि भाई ये सड़क बनानी है और इसमें आप ये करो कि 1 लाख रुपए की सड़क बनानी है तो बनाओ। तो उसमें अगर आपको बचत ज़्यादा आ रही है तो इसका मतलब है कि आपने सड़क कम बनाई है, यानी कि विकास कार्य क्या किया है? कम किया है। इसी को बोलते हैं उदासीनता। तो सरकारों के प्रति ध्यान रखना, विकास कार्यों के प्रति, सरकार के विकास कार्यों के प्रति उदासीनता व्यक्त होती है।
इसलिए किसी भी देश जो होता है वो अधिशेष वाला बजट प्रस्तुत नहीं करता, वो हमेशा लॉस ही दिखाता है। क्या? लॉस ही दिखाता है कि भाई घाटा हुआ है, घाटा हुआ है, हमने इतने विकास में लगा दिए इतने। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना। क्लियर हो गया? अब अगले चलिएगा, अगला शब्द हमारे पास जो आता है भाई वो है राजस्व घाटा। कौन सा है? राजस्व घाटा, जिसको बोलते हैं रिवेन्यू डिफिसिट। क्या बोलते हैं? रिवेन्यू डिफिसिट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ध्यान रखना। जो कुल राजस्व जो हमने देखा पढ़ा था अभी, जो कुल राजस्व जो होता है, जो अभी हमने पढ़ा था, कुल राजस्व, कुल राजस्व प्राप्तियां, प्राप्तियों एवं कुल राजस्व, राजस्व व्यय का अंतर, का अंतर क्या होता है? राजस्व घाटा होता है, राजस्व घाटा होता है। ठीक है ना? जो राजस्व, जो रिवेन्यू जो प्राप्त हो रहा है और जो रिवेन्यू खर्च हो रहा है, उनका जो डिफरेंस है वही क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। तो राजस्व घाटा है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, समीकरण क्या बनेगा भाई? तो ध्यान रखना, तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटा, घाटा हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो प्राप्तियां हैं, राजस्व जो प्राप्तियां, ठीक है, माइनस में राजस्व व्यय, तो इसका मतलब क्या हुआ? घाटे की बात हो रही है, तो राजस्व जो व्यय होता है, राजस्व व्यय वो ज्यादा होता है, इसका मतलब ऐसे निशान आएगा। और यहाँ पे क्या आएगा? राजस्व प्राप्तियां। ठीक है ना? क्या आएगा? राजस्व प्राप्तियां आएगा। तो इसका जो ग्रेटर देन जो होता है, ये ग्रेटर देन का निशान देखो इधर किधर है? राजस्व की तरफ है ना? तो इसलिए ये राजस्व घाटा होता है। ठीक है ना? क्लियर हो गया? तो अब इसको क्या बोलेंगे? तो ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे भाई? ऋणात्मक व्यय बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ऋणात्मक व्यय। ठीक है, अगर प्राप्तियां ज्यादा होती हम क्या होता? तो यानी कि हमारे पास पैसे फालतू आते, तो इसका मतलब धनात्मक प्राप्तियां हो जाती। लेकिन यहाँ पे राजस्व घाटा हमेशा क्या होता है? राजस्व घाटा क्या है? राजस्व घाटा क्या है? क्वेश्चन ये बन के आ गया, क्वेश्चन, क्वेश्चन राजस्व घाटा होता है। तो आपका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या होना चाहिए? आंसर की बात आएगी तो ध्यान रखना, ऋणात्मक व्यय, ऋणात्मक व्यय जो होता है वही राजस्व घाटा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अगला चलिएगा, अगला देखते हैं हम अब, प्रभावी, प्रभावी राजस्व घाटा, यानी कि इसको बोलते हैं इफेक्टिव, है ना, रिवेन्यू डिफिसिट।
तो ये क्या होता है भाई, ठीक है ना, ये क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है। तो जो आपके पास जो होता है ना, मान लीजिए यहाँ पे आपके पास है भाई राजस्व व्यय है, क्या, राजस्व व्यय, ठीक है। जो राजस्व व्यय होता है इसमें से ध्यान रखना केंद्र सरकार तथा राज्यों को दिया गया अनुदान, है ना, केंद्र और राज्यों को जो दिया गया अनुदान है ना, जिसे परिसंपत्तियों का सर्जन होता है उसे घटा दिया जाता है। तो इसमें से अगर मैं ये कर दूं, इसमें से अगर मैं ये कर दूं, दिया गया अनुदान, दिया गया अनुदान, है ना, दिया गया अनुदान। अनुदान का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी राज्य सरकार ये कहती है कि भाई मैं मेरे स्टेट में ये चीज करूंगा और ये डेवलपमेंट करूंगा जिससे मेरे को क्या हो, आय प्राप्त हो, है ना। कोई भी ऐसा बिजनेस या फैक्ट्री स्थापित कर दे, ठीक है ना, तो जिससे क्या होगी, परिसंपत्तियों का निर्माण होता हो, ठीक है। तो उसके लिए जो पैसा आता है ना राज्य सरकार के पास, वो क्या होता है, अनुदान। इसी तरह केंद्र सरकार भी क्या लेती है, पैसा लेती है। एक भाई मेरे को भी देश में क्या करना है, ऐसी चीजें बनानी है, ऐसे एसेट बनाने हैं जिससे मैं पैसा कमा सकूं, उसके लिए मेरे को अनुदान दो। तो वो अनुदान जो होता है ना, दिया हुआ पैसा, वो अनुदान क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसमें से जो बच गया, है ना, अब क्या होता है कि उसे घटाकर जो शेष बचे, है ना, अब ये जो है इसमें से घटा दो राजस्व प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। भाई मान लीजिएगा हमारे पास 10,000 रुपए खर्चे हुए, यानी कि वह कितना है, 10,000 रुपए है, ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को, 10,000 रुपए है। अनुदान दे दिया मैंने 3,000 का, 3,000 का क्या दे दिया, अनुदान दे दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बच गया, अब मेरे पास क्या बच गया, 7,000 रुपए बच गए, ठीक है। 7,000 में प्राप्ति कितने की हुई भाई, मेरे को आय कितनी हुई, 5,000 की, मान लो कितने की, 5,000 की, और प्राप्ति कितनी हुई, 5,000 की, 5,000 रुपए की, ठीक है ना। और फिर ये घटा दो, ये क्या कर दो, घटा दो, यानी कि इन दोनों का घटाने के बाद कितना बचा, 7,000 रुपए बचा। अब 7,000 में से प्राप्तियां कितनी हैं, 5 के प्राप्तियां, 5,000 प्राप्तियां हैं, तो अब भी कितना बच गया, ध्यान रखना, 2,000 रुपए बच गया। अब भी घाटा कितने का लग रहा है भाई, भाई घाटा कितने का लग रहा है, अभी 2,000 रुपए का लग रहा है ना। तो 2,000 रुपए का जो घाटा लग रहा है वही क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा होता है। वही क्या होता है भाई, प्रभावी राजस्व घाटा होता है। अब यहां पे देखिएगा, इधर थोड़ा सा इधर देखिएगा, यहां पे कि दिया गया अनुदान कौन सा होता है, दिया गया अनुदान कौन सा होता है, ये देखिएगा इधर, दिया गया अनुदान, है ना, केंद्र सरकार तथा राज्यों को, केंद्र सरकार तथा राज्यों को परिसंपत्तियों के सर्जन हेतु दिया गया अनुदान, दिया गया अनुदान, ठीक है ना, वही क्या होता है, अनुदान घटाया जाता है, ठीक है ना, वही क्या किया जाता है, घटाया जाता है।
क्लियर हो गया इतनी बात? तो ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर हो गया इस चीज को? तो हो सकता है, मुझे आशा होगी कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। आप लोग इसको राइट भी कर लीजिएगा ताकि आप किसी को भी समझा सके। और ये चीज़ें होनी भी चाहिए, हमें पता भी चलना चाहिए। हम एक देश के साक्षर नागरिक हैं, तो साक्षर नागरिक होने के नाते ध्यान रखना, हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए। समझदार नागरिक हैं तो ये चीज़ें क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। ठीक है ना? तो समझ में आ गया? क्लियर हो गया? आगे चलिएगा। अब देखते हैं मौद्रिक घाटा। मौद्रिक घाटा क्या होता है? मौद्रिक घाटा है ना? अब मौद्रिक घाटा को क्या बोला जाता है ना? मोनेटाइज्ड। क्या बोला जाता है? मोनेटाइज्ड। सॉरी, मेरे को भी इतनी नहीं आती है भाई इंग्लिश, ध्यान रखना। मोनेटाइज्ड डिफिसिट। ठीक है? आप देखो, मौद्रिक घाटा कौन सा होता है भाई? मौद्रिक घाटा वो घाटा होता है, ध्यान रखना, राजकोषीय घाटे का वह भाग। राजकोषीय घाटे का ध्यान रखना, राजकोषीय घाटे का वह भाग। ठीक है? वह भाग। ठीक है ना? जिसे चुकाने के लिए, ध्यान रखना, जिसकी भरपाई करने के लिए। ठीक है ना? ठीक है ना? वो आपूर्ति के लिए, वह भाग जिसकी आपूर्ति के लिए, ध्यान रखना, वह भाग जिसकी आपूर्ति के लिए, जिसकी आपूर्ति के लिए, है ना, आरबीआई के माध्यम से पूरा करती है। पूरा करती है आरबीआई के माध्यम से। कैसे? जैसे आप के भाई कोई आदमी कर्जा मांग रहा है, ठीक है, तो वो क्या होगा, आपके पास पैसे हैं नहीं, आपको घाटा है, तो आप क्या करोगे, किसी एक ऐसे विश्वासी आदमी को लेके आओगे, कहोगे कि यार भैया तू पैसे दिला दे मेरे को, या तू दे दे, है ना, पैसे दिला दे या तू दे दे। और फिर वो उनसे पैसे लेगा, या तो उसी व्यक्ति से लेगा, या वो व्यक्ति किसी और को से दिवाएगा, है ना, उसके माध्यम से दूसरे व्यक्ति को लेगा, बिचौला बना के, और फिर वो क्या कर देगा, जो मांग रहा है उसको दे देगा। तो इससे क्या कहते हैं, ध्यान रखना, मौद्रिक घाटा कहते हैं। यानी कि बिचौला किसे बनाया जाता है? आरबीआई को। सरकार को कोई पैसा नहीं देता है। सरकार किसको लेकर जाती है, भाई देख मेरे साथ आरबीआई है, विश्वासी आदमी है, इसके नाम पर ही दे दो, है ना, तो वो कर्जा लेती है और फिर उससे क्या करती है, जो घाटा होता है उसकी भरपाई कर देती है। ठीक है ना? तो अब वो ऋण कहाँ से लेती है इसमें? तो ऋण कहाँ से लेती है सरकार? तो ऋण कहाँ से लेती है सरकार? या तो आरबीआई से लेती है, या तो आरबीआई से कर्ज लेगी। ठीक है? फिर क्या करेगी, या फिर वो क्या करेगी, आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से ऋण लेगी, या आंतरिक यानी कि मार्केट में से पैसे उठाएगी, आंतरिक या बाह्य स्रोतों से पैसे लेगी, बाह्य स्रोतों से कर्ज लेगी, है ना, ऋण लेगी, भाई उधार कहीं से भी उठा लेगी कर्जा। या फिर वो क्या करेगी, तो ध्यान रखना, जो प्रतिभूतियां हैं उसकी, जो प्रतिभूतियां हैं वह बॉन्ड्स का
विक्रय करके, विक्रय आरबीआई के माध्यम से जब इन चीजों को बेचती है ना सरकार, तो भी बिचौला कहेगी भाई ये बिचौला है, अगर विश्वास ना हो तो ये चीज ले लेना और कर्जा मत वो कर लेना, ठीक है ना, समझ रहे हो, कर्जा वापस मत लेना, अगर विश्वास नहीं है तो नहीं, वरना मैं टाइम पे आपको दे दूंगा, अगर टाइम पे नहीं दूं तो आरबीआई को कर लेना, पकड़ लेना, आरबीआई मेरे पास आएगा, मेरे से दिला देगा। हाँ, ये है ना, हम किसी आदमी को बिचौला बनाकर पैसा दे देते हैं, फिर वो पैसा नहीं देता तो हम क्या करते हैं, बिचौले को पकड़ते हैं। तो यहाँ पर बिचौला किसे बना रही है, क्या बेचने के लिए, प्रतिभूतियां, वो बॉन्ड का विक्रय करने के लिए, विक्रय आरबीआई के माध्यम से करती है भाई, किसके माध्यम से, आरबीआई के माध्यम से करके, ठीक है ना। तो या तो फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। फिर इसके बाद में अगर इन तीनों से काम नहीं बनेगा या इन तीनों से सरकार को पैसा नहीं मिलेगा, कर्ज नहीं मिलेगा, ऋण नहीं मिलेगा, अंत में उसको फिर क्या हथियार उठाना पड़ता है, तो अंत में ध्यान रखना वो क्या करती है, ठीक है ना, नोटों को छपवाती है, ठीक है ना, नए नोटों को, ध्यान रखना, नए नए नोटों के निर्गमन करवाने के लिए, ठीक है ना, निर्गमन द्वारा घाटा पूर्ति करती है सरकार। अंतिम हथियार यही है, अंतिम उपाय, अंतिम सरकार को कर्ज चुकाने के लिए, घाटा की भरपाई करने के लिए अंतिम उपाय क्या है, नोटों का निर्गमन करेगी, नए नोट छपवा देगी, नए नए, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इस चीज का। तो समझ में आया मौद्रिक घाटा क्या है, मौद्रिक घाटे का सीधी सी बात कर लो, जो घाटा है उसकी भरपाई करनी है भाई, ठीक है, और उसकी भरपाई करने के लिए ध्यान रखना किसी को बिचौला बनाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कर्ज लेना है, कर्ज उठाकर ही तो घाटा, किसी को घाटे की भरपाई करेगा, उसको दे देगा और फिर धीरे धीरे जिनसे लिया उनको लौटा देगा। लेकिन ऐसे कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है, तो भाई एक विश्वासी आदमी चाहिए, और विश्वासी आदमी सरकार को कौन मिलेगा, आरबीआई मिलेगा, ठीक है। तो आरबीआई के माध्यम से जो करती है वो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा राजकोषीय घाटा क्या है। अब अभी शब्द आया था ना, राजकोषीय घाटे का वह भाग, राजकोषीय घाटा, यानी कि इसको बोलते हैं फिस्कल डिफिसिट, फिस्कल डिफिसिट, ये क्या होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया इस चीज का, राजकोषीय घाटा क्या है। तो देखो नहीं हुआ है क्लियर, तो चलो करते हैं। इसकी जो अवधारणा जो पहले आई थी, अगर मैं अवधारणा की बात करूं, सबसे पहले अवधारणा तो कब आई थी, 1985 में, मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर, किसके ऊपर, मौद्रिक पद्धति के क्रियान्वयन पर, ठीक है। जब मौद्रिक पद्धति का निर्माण किया जा रहा है तभी उस समय ये अवधारणा लाई गई थी, ठीक है ना। और इसका प्रतिपादन कौन था, ध्यान रखना, प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया गया था, तो सुखमय चक्रवर्ती के द्वारा, सुखमय चक्रवर्ती द्वारा प्रतिपादन किया गया था कि भाई राजकोषीय घाटा भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राजकोषीय घाटा भी क्या होना, क्या क्या करना चाहिए, होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो चलिएगा
तो अब देखिएगा इसमें क्या होता है, इसका संबंध किससे होता है, तो ध्यान दीजिएगा इधर, इसका संबंध किससे होता है, राजस्व प्राप्तियां, व राजस्व व्यय से होता है। ठीक है ना, कुल जो राजस्व प्राप्तियां हैं और कुल जो राजस्व व्यय है टोटल, उनसे संबंधित है ये। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना भाई, ध्यान रखना इस चीज का, इसमें एक चीज आपको नई चीज देखने के लिए मिलेगी, तो वो तो आपको बजट घाटा हो जाएगा, राजस्व प्राप्तियां व्यय और उससे संबंधित, लेकिन इसमें राजस्व कोषीय में एक चीज हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है ना, और पूंजीगत व्यय भी है भाई, राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां व्यय, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय, व्यय। ठीक है, इन दोनों से है। ठीक है ना, जो भी प्राप्तियां होती हैं, अब प्राप्तियां दो होती हैं भाई, राजस्व और पूंजीगत, और व्यय भी दो होते हैं, राजस्व और पूंजीगत। ठीक है, तो लेकिन ध्यान रखना इसमें, इसमें एक चीज को शामिल नहीं किया जाता है, उधार छोड़कर प्राप्तियां। ठीक है ना, जो राजस्व प्राप्तियां जो होती है ना, राजस्व जो प्राप्तियां होती हैं, इसमें जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं, इसमें राजस्व प्राप्तियां जो होती हैं, है ना, राजस्व प्राप्तियां जो शामिल की जाती है ना, ध्यान रखना, इनमें उधार को शामिल नहीं किया जाता है। उधार से जो प्राप्तियां हैं, उधार से प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां, उधार से प्राप्तियां शामिल नहीं होती हैं, शामिल नहीं होती हैं, है ना। यानी कि भाई जो प्राप्ति हो रही है, हमने किसी को पैसे दे दिए, ठीक है, किसी को क्या दे दिया, उधार पैसे दे दिया, फिर वो उधार के जो पैसे वो वापस देने आ रहा है, तो वो भी तो हमारे पास प्राप्त हो गया ना, हमने जो जिसको पैसा दिया था वो वापस प्राप्त हो रहा है हमें, है ना। तो जो उधार वाली जो प्राप्तियां हैं, उधार से जो पैसा आप वापस आ रहा है, उनको राजस्व प्राप्तियों में नहीं जोड़ा जाता। ठीक है ना, तो जो जो राजकोषीय जो घाटा जो होता है ना, ध्यान रखना, राजकोषीय जो घाटा होता है उसमें जो राजस्व प्राप्तियां होती है, इसमें उधार वाली जो प्राप्तियां होती हैं वो शामिल नहीं होती है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का, उधार वाली प्राप्तियां नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो अगर दूसरे शब्दों में अगर मैं ये बात कहूँ, अन्य शब्दों में अगर बात कहूँ, दूसरे शब्दों में अगर मैं यहाँ पर बात कहूँ, तो ध्यान रखना, कुल राजस्व में से, है ना, कुल सार्वजनिक जो व्यय होता है, कुल यानी कि व्यय कौन सा है, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। ठीक है ना, कुल सार्वजनिक, कुल सार्वजनिक व्यय में से, ठीक है ना, व्यय में से उधार को छोड़कर, किसको, उधार या फिर देयताएं, देयताएं, देयताएं का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटीज, है ना, जो सरकार को देना होता है बकाया। ये नहीं कहते आपने 10 रुपए का सामान लेके आए, 5 रुपए दे दिया और ये कह दिया कि भाई 5 रुपए बकाया है, तो जो 5 रुपए बच गए हैं वो क्या कहेंगे, बकाया नहीं कहलाएगा, वो देयताएं कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लाइबिलिटीज है वो। ठीक है ना, उधार व देवताओं को छोड़कर, देवताओं, देयताओं को, लाइबिलिटीज को छोड़कर, ठीक है ना, छोड़कर कुल सार्वजनिक आय को, कुल सार्वजनिक आय, या फिर आप इसको क्या बोल दो, प्राप्तियां,
प्राप्तियों को घटाने पर राजकोषीय घाटा प्राप्त होता है। घटाने पर राजकोषीय घाटा कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजकोषीय घाटा कहलाता है। अब मैं यहां पर ये बात करूं कि सार्वजनिक व्यय प्लस में सार्वजनिक आय को मैं कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा भाई, ध्यान रखना, राजस्व घाटा कहलाएगा। ये पढ़ा था ना हमने, राजस्व घाटा क्या होता है? सार्वजनिक जो आय जो होती है और सार्वजनिक जो व्यय होता है उसका जो डिफरेंस होता है वो राजस्व घाटा होता है। ठीक है ना? तो राजस्व आय में से राजस्व व्यय को घटाने पर क्या होता है? राजस्व घाटा प्राप्त होता है। तो यहाँ पे अगर मैं समीकरण बैठाऊं इसका या समीकरण बनाऊं तो क्या होगा? राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? राजस्व घाटा, है ना? राजस्व घाटा, और इसमें अगर मैं यहाँ पे ये जोड़ दूं उधार, ठीक है ना, उधार या देयताएं, अन्य देयताएं, ठीक है ना, तो ये आपके पास क्या आएगा? राजकोषीय घाटा। समझ में आया इतनी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए राजकोषीय घाटे के प्रभाव क्या होंगे, यानी कि जैसे जैसे राजकोषीय घाटा बढ़ता जाएगा तो उसके क्या प्रभाव होंगे? तो राजकोषीय घाटे के प्रभाव, राजकोषीय घाटे के प्रभाव, इफेक्ट क्या होगा? राजकोषीय घाटा बढ़ने पर क्या इफेक्ट होगा? तो ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा तो ध्यान रखना राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय ऋण में वृद्धि होगी। पाकिस्तान में फिलहाल क्या चल रहा है? अगर देखोगे पाकिस्तान में क्या चल रहा है भाई, फिलहाल राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ गया है, और बहुत बढ़ गया है तो इसका मतलब क्या है? विदेशों से क्या ले रहा है? वो ऋण ले रहा है, कर्ज दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है ना? जब भी कमी आई, घाटा कम हुआ, वो उधार ले लिया। क्योंकि सरकार क्या करेगी? या तो आंतरिक ऋण उठाएगी या क्या करेगी? बाह्य ऋण उठाएगी। तो पाकिस्तान क्या करता है? आंतरिक तो कुछ नहीं है, खोखला है, तो वो क्या करेगा? बाह्य, और जिसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय ऋण, वो ज्यादा उठाता है। ठीक है, दूसरी बात ध्यान रखना, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति क्या होगी? बढ़ेगी, है ना? मुद्रा आपूर्ति से ध्यान रखना मुद्रास्फीति होगी, मुद्रास्फीति। अब ये कैसे होगी भाई, ध्यान रखना, सरकार को घाटा क्यों होता है? क्योंकि वो व्यय ज्यादा करती है। क्या करती है? व्यय ज्यादा करती है ना? सरकार व्यय क्या करती है भाई? व्यय ज्यादा करती है। कहाँ पे करेगी? योजनाओं में। कहाँ पे? योजनाएं चलाएगी, योजनाएं शुरू करेगी, और योजनाएं शुरू करेगी तो इनमें जो पैसा लग रहा है, जो पैसा लग रहा है भाई, पैसा किसके पास जाएगा? जनता के पास जाएगा। किसके पास? जनता के पास। ठीक है, पैसा जनता के पास। और जैसे ही पैसा जनता के पास जाएगा तो ध्यान रखना वो क्या करेगी? वस्तुओं की डिमांड करेगी। क्या करेगी? वस्तुओं की मांग करेगी भाई। क्या करेगी? मांग। और मांग बढ़ने पर क्या होगी? ध्यान रखना, क्या होगी? कीमतें बढ़ेंगी। मांग, वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, ठीक है ना? और तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो वो आपकी क्या होगी? मुद्रास्फीति कहलाती है। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? ध्यान रखना, मुद्रास्फीति कहलाता है। होता है नहीं होता है? तो ध्यान रखना, सरकार क्या कर रही है? व्यय कर रही है,
योजनाएं शुरू कर रही है, योजनाएं शुरू करेगी, योजनाओं के माध्यम से पैसा कहाँ पे जाएगा? जनता के पास, है ना। जैसे पीएम सम्मान निधि योजना, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं उदाहरण, जैसे पीएम सम्मान निधि योजना, निधि योजना, अब उसमें क्या कर रही है सरकार, ध्यान रखना, क्या कर रही है? 6,000 वार्षिक क्या दे रही है? किसानों को दे रही है, किसानों को, है ना, किसानों को पैसा दे रही है, किसानों को। वो क्या कर रही है? सीधा हाथ में पकड़ा रही है, इसका मतलब पैसा सीधा हाथ में दे रही है, और सीधा हाथ में दे रही है तो यानी कि जनता के पास क्या आया? पैसा आया। पैसा आते क्या करेगी? चीजों को खरीदेगी, जिसकी इच्छा होती है ना, आगे अपनी जो उपयोगिता की वस्तुएं क्या करेगी? खरीदेगी, और वो उसकी क्या होगी? डिमांड होगी, मार्केट में डिमांड होगी तो कीमत अपने आप बढ़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना क्या होगा? मुद्रा आपूर्ति होगी इससे। तो सार्वजनिक घाटा जो बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है? मुद्रा की आपूर्ति हो रही है, आपूर्ति का मतलब जनता के पास पैसे पहुंच रहे हैं, पूर्ति हो रही है। ठीक है, और क्या होगा इससे? अगर हम यहां पर देखें और क्या होगा? भुगतान संतुलन की स्थिति जो होगी नकारात्मक होगी, भुगतान संतुलन की स्थिति, ठीक है ना, स्थिति नकारात्मक होगी। कैसी होगी? नकारात्मक, है ना। जैसे भाई हमने हमारा बजट बैठा रखा है, 10,000 रुपये हमारी आएगी, ठीक है, 2,000 इधर गए, 2,000 इधर गए, 2,000 इधर गए, कुछ इधर गए, और इतने मेरे पास बच गए। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बात। फिर अगले महीने में आया तो मेरे कर्जा हो गया किसी चीज़ का 1,000 रुपये, फिर वो अगले महीने और 1,000 रुपये हो गए, और 1,000 हो गए, और 1,000 होते गए, घाटा क्या होता गया? बढ़ता गया, और इनकम कितनी हो रही है? 10,000 ही। तो फिर क्या होगा भाई? जो हमारे जो मेरे भुगतान जो है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट था, है ना, वो क्या हो गया? बिगड़ गया, बिगड़ गया यानी कि नकारात्मक होता चला जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। भुगतान बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी? इसकी स्थिति नकारात्मक होगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जीडीपी वृद्धि दर है उसको कम कर सकती है। जीडीपी वृद्धि दर, वृद्धि दर कम कर सकती है सरकार। ठीक है, राजकोषीय घाटा जैसे जैसे बढ़ेगा तो सरकार क्या करेगी? जो जीडीपी की जो वृद्धि दर है उसको क्या करेगी? कम कर देगी, है ना। क्यों? क्योंकि उत्पादन में पैसे, निवेश कम करेगी, निवेश कम करेगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो निर्यात कम होगा, निर्यात कम होगा तो पैसा कम आएगा। समझ गए? तो जीडीपी क्या हो गई है? कम उत्पादन के। तो हम जीडीपी क्या पढ़ते हैं? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य का योग। तो जब निवेश नहीं होगा तो पैसे कहाँ से बनेंगे? तो योग कम आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना। और क्या कर सकती है भाई? जो भी कल्याणकारी जो कार्यक्रम है, कल्याणकारी कार्यक्रमों पर खर्च में कटौती होगी, कटौती होगी। जो पहले 10,000 रुपये की योजना चलाई थी, अब वो क्या कहेंगे? भाई 8,000 रुपये में काम चलाओ, ये योजना 8,000 रुपये में पूरी करनी है, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका रोज राजकोषीय घाटा बढ़ गया है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब अगला पॉइंट हमारे पास आता है भाई, ध्यान रखना, अगला पॉइंट हमारे पास आता है घाटे के वित्त पोषण, है ना। वित्त पोषण का मतलब भरपाई,
के साधन। अब जो घाटा जो हो रहा है उसको कैसे पूरा किया जाए, वित्त पोषण, यानी कि घाटे को पूरा कैसे किया जाए, ठीक है ना, यानी कि घाटे को कम कैसे किया जाए, उसके लिए जो भी काम करना पड़ता है, जो भी साधनों का प्रयोग करना पड़ता है, वही क्या है, ये चीज है। तो इसमें पहली चीज देखिएगा आप इधर, पहली बात क्या करेगा भाई, किसी से उधार लेके दूसरे को उधार दे दो, है ना, विदेशी सहायता ले लो, क्या ले लो, विदेशों से क्या ले लो, विदेशी सहायता ले लो, यानी कि फॉरेन बोरोविंग कर लो भाई, जैसे पाकिस्तान कर रहा है बेचारा, सबसे ज़्यादा यही कर रहा है, उसका राजकोष से जो घाटा बढ़ रहा है वो क्या कर रहा है, इधर विदेशी सहायता ले रहा है, कभी अमेरिका के पास कभी रूस के पास, ठीक है, तो ध्यान रखना। या फिर ऋण ले लो, कर्जा ले लो, सहायता का मतलब क्या होता है, बिना ब्याज के, ठीक है ना, उसके बदले में कुछ चीज़ें दे देंगे बाद में, सहायता कर दो फिलहाल हमारे लिए। और एक ऋण होता है, ऋण क्या होता है, ब्याज देना पड़ता है ऋण का, ठीक है, तो या तो कर लो क्या फिर विदेशी ऋण, क्या कर लो, कर्जा, एक्सटर्नल बोरोविंग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल बोरोविंग, या कर्जा ले लो या सहायता ले लो विदेशों से ली जा रही है, या फिर आंतरिक ऋण उठा लो, या फिर क्या उठा लो भाई, आंतरिक ऋण, यानी कि इंटरनल इंटरनल बोरोविंग कर लो भाई, अपने ही देश के भीतर किसी, या तो कोई संपत्ति बेच दो, है ना, यार किसी से उधार ले लो, या आरबीआई से उधार ले लो, और फिर उससे राजकोष से जो घाटा हो रहा है उसको पूरा कर दो। अब बेचारा पाकिस्तान क्या करे, पाकिस्तान के पास तो खुद के पास कुछ नहीं है, लाले हैं, भीतर से खोखला है, तभी तो दूसरे देशों के पास भाग रहा है। तो यानी कि राजकोषीय नीति को आपको समझना है, घाटे को समझना है, पाकिस्तान को उदाहरण उठा लो भाई, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ध्यान रखना इस चीज का। या फिर क्या कर लो, ध्यान रखना, मुद्रा छापकर, मुद्रा छापकर, है ना, मैंने बताया था ना, मुद्रा छापकर नई मुद्रा का निर्गमन कर दो, मार्केट में ले आओ नई मुद्रा, और नई मुद्रा जैसे आ गई भाई, तो ध्यान रखना, नई मुद्रा जैसे आ गई तो अब वहां पर क्या होगा, ध्यान रखना, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है, जनता के पास पैसा, जनता के पास पैसा, और जनता के पास पैसे का मतलब क्या है, महंगाई, क्या हो गया, महंगाई, और महंगाई को हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति बोलते हैं, नहीं बोलते, तो इसीलिए सरकार जल्दी से नए पैसे नहीं छापती है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। क्लियर हो गया इतनी बात, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस चीज का, आगे चलो भाई। आप देखिएगा अगला जो है, राजस्व को, राजकोषीय घाटे के बाद में आप देखिएगा प्राथमिक घाटा कौन सा है, प्राथमिक घाटा, यानी कि प्राइमरी डिफिसिट,
कौन सा होता है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या होता है, सरकार प्रत्येक वर्ष बजट पेश करती है और उस बजट में से एक राशि निर्धारित कर लेती है। किस लिए निर्धारित करती है, एक भाग निर्धारित कर लेती है, अरे भाई इतना जो पैसा है ये रिजर्व कर दो। क्यों? क्योंकि जो हमने जो पहले जो उधार ले रखा है उसका ब्याज चुकाना होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सरकार प्रत्येक वर्ष ठीक है ना, प्रत्येक वर्ष बजट में से ठीक है ना, बजट में से एक निश्चित राशि का प्रावधान ठीक है ना, प्रावधान पूर्व में लिए गए है ना, जो भी उधार है या ऋण है, ऋणों पर ब्याज चुकाने के लिए करती है भाई। जैसे कि मैं कर दिया, मेरे को घर में मेरी आय 10,000 रुपये है और वो आय मेरे को घर वालों को देनी होती है, भाई ये 10,000 रुपये ले लो। लेकिन देने से पहले मैं ये कह दूं, भाई इसमें से 2,000 रुपये नहीं दूंगा। अब वो कहेगी भाई, घर वाले कहेंगे क्यों नहीं देगा भाई। मैं ये कहूँगा भाई मैंने वहाँ से कर्जा ले रखा है और उसका हर महीने 2,000 रुपये क्या है, ब्याज है, वो ब्याज चुकाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए 10,000 पर जो तुम्हारे पास जो आय जा रही है उसमें से 2,000 रुपये वहाँ पर दे दो, ठीक है ना, या मेरे को दे दो, मैं दे दूंगा, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे प्रावधानों को क्या बोलते हैं। या मैं कहूँ कि जो पहले जो ऋण लिए हुए थे उनका ब्याज चुकाने के लिए जो राशि रखी जाती है और बजट में पेश कर दी जाती है कि भाई ये इतनी राशि है, वो हमने ब्याज में दे दी है। अब वो पूछेंगे भाई कौन सा ब्याज, ये कहेंगे कि फलानी तारीख को हमने ऋण लिया था, यानी कि पहले का लिया हुआ ऋण है। ये नहीं कि भाई हम आगे ऋण लेंगे और उसका ब्याज होगा उसके लिए रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले से ही ऋण लिया हुआ होता है और उसका जो ब्याज होता है उसके लिए बजट में से अलग से प्रावधान कर दिया जाता है कि भाई इतना पैसा हमें वहाँ देंगे, ठीक है, या कि उतना पैसा हमारा वहाँ पे लग गया है, तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक घाटा। सबसे पहला घाटा तो यही है कि कर्जा है, कर्जा ही नहीं चुकाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसको प्राइमरी घाटा बोलते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया इस चीज का? तो ये था हमारे पास राजस्व घाटा, सॉरी बजट घाटा से संबंधित जो भी शब्दावली थी, जो भी अर्थ है, जो भी क्वेश्चन है। और जो कुछ बची हुई जो चीजें हैं भाई वो ध्यान रखना। अगर इनमें से कोई चीजें आपको समझ में नहीं है तो आप डाउट क्लियर कीजिएगा, मेरे को भेजिएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे कीजिएगा कि जो हमारे एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है मेरे प्यारे बच्चों, चले कंटिन्यू चलती रहेगी टॉपिक वाइज, तो उसमें आप कीजिएगा, उसमें हम कवर करा देंगे। तो आप कोई भी चीज़ आपको छोड़नी नहीं है, सिर्फ आप हमें बताना है। और जो भी नया बच्चा है इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में।